हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये जो प्रोग्राम है वो SICD यानी श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर डेवलपमेंट की तरफ से PYQ रिवीजन प्रोग्राम है। आज इसका सेकंड पार्ट है और स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको ठीक लगा होगा और आपने जिन जिन क्वेश्चन को मैंने करवाया है रिवीजन भी किया होगा उसको अच्छे से। तो आज इस सेकंड पार्ट में हम लोगों ने जहाँ से क्वेश्चंस को पहले छोड़ रखा हुआ था, ठीक है, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन बाय मास एंड द नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे कह रहा है कि हमें क्या लेना है भाई, हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ आयरन एटम। एक बात बताओ, अगर हमें नंबर ऑफ आयरन एटम पता करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, मोल ऑफ द आयरन एटम। तो मोल ऑफ द आयरन एटम अगर हमें पता चल जाए तो क्या हम मोल से आयरन का नंबर निकाल सकते हैं? सही है भाई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम यहां से आयरन का मोल कैसे पता करेंगे। तो मोल पता करने के लिए थोड़ा सा हम और पहले जाते हैं कि अगर हमें किसी तरीके से आयरन का मास पता चल जाए तो क्या हम आयरन का मोल निकाल सकते हैं, और अगर हमने मोल निकाल लिया तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयरन का नंबर। ठीक है, चलो तो हम यहां से कुछ गिवन डेटा जो हमारे पास है उसको हम यहां पे नोट कर रहे हैं और तब उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो गिवन डेटा हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, कह रखा हुआ है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन, यानी ये आयरन का परसेंटेज दे रखा हुआ है किसमें, हीमोग्लोबिन में। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स कि ये जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये कई बार पूछे जाते हैं मेंस के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर कहीं कभी ना कभी तो ये टकराए जाते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दे रखा हुआ है परसेंटेज ऑफ आयरन, किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो क्या ये परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन लग रहा है, फील हो रहा है अंदर से, कैसा क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन का। चलो, तो परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से अगर देखा जाए, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, बताओ क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ एलिमेंट। आई होप कल मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन का भी फॉर्मूला देखा था, ठीक है, इसके पहले क्लास में, और आज हम उसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड इनटू क्या बच्चों, 100, क्योंकि परसेंटेज दे रखा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करें डेटा के हिसाब से, तो ये जो हमें दे रखा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन कितना परसेंट, 0.34%, ठीक, 0.34%। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट। बताओ यहाँ हमारा एलिमेंट क्या है बच्चों, आयरन है, तो यहाँ पे हमारे पास मास किसका मिलने वाला है, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड। बताओ कंपाउंड हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है, क्योंकि उसी के अंदर आयरन पाया जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जा रहा है, मास ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का सिंबल बच्चों Hb होता है, तो इन शॉर्ट हम इसको Hb यूज करने वाले हैं, इनटू 100। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता करना है, आयरन का मास। जैसा हमने बताया, अगर आयरन का मास पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, आयरन का मोल, और अगर आयरन का मोल निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, आयरन का नंबर। चलो यहां से हम निकालते हैं मास ऑफ द आयरन। मास ऑफ द आयरन क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0.34 इंटू, अच्छा देखो यहाँ पे हमें मास ऑफ हीमोग्लोबिन चाहिए, तो मास ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ दे रखा हुआ है, देखो यहाँ दे रखा हुआ है 3.3 ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या रखने वैल्यू 3.3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है, ये वैल्यू आने वाली है करीब 0.1122, 0.01122। ठीक है, तो ये हमारे पास इन ग्राम क्या आ गया भाई, आयरन का मास। क्लियर? अच्छा, आयरन का मास अगर हमारे पास आ गया तो क्या हम आयरन का मोल निकाल सकते हैं? तो बताओ, मोल ऑफ आयरन क्या होगा, क्या होगा भाई, याद है? वेरी गुड। चलो, तो यहां पे हम क्या निकालना है, मोल ऑफ आयरन, तो हमें रखना पड़ेगा मास ऑफ द आयरन डिवाइडेड बाय
एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो मास ऑफ आयरन कितना है 0.01122 डिवाइडेड बाय आयरन का देखो एटॉमिक मास यहाँ पे हमें दे रखा हुआ ऑलरेडी, कितना दे रखा हुआ है 56, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 56। ठीक, बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? तो अगर उसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक, तो ये हमारे पास अगर मोल देखोगे तो कितना आएगा लगभग 2 × 10⁻⁻⁴ ये मोल हमारे पास आता है। यहाँ तक सबको सही? ठीक, चलो अब हम क्या निकालने वाले स्टूडेंट्स यहाँ से नंबर ऑफ आयरन। तो नंबर ऑफ आयरन एटम दिस इज इक्वल टू क्या होगा भाई? तो मोल के फॉर्मूले से देखोगे तो मोल इनटू Na यानी एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोल इनटू Na एवोगैड्रो नंबर। बताओ मोल हमारे पास कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ और एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 10⁻23। ठीक है, सही स्टूडेंट? ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे भी जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके अगर हो तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप एक बार थोड़ा सा उसको ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल इन 2.8357 लीटर ऑफ O2 एट STP। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे मोल का क्वेश्चन है। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे कह रहा है कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम दे रखा हुआ है किस पे STP पे, हमसे क्या पता करने के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है मोल। ठीक है, तो क्या हम यहां से सीधे सीधे मोल पहले निकाल लें? क्योंकि अगर हमें मोल पता चल गया तो हमें सब कुछ पता चल गया। ठीक, क्यों? क्योंकि मोल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अगर हमें मोल पता चल गया तो मोल से हम मास निकाल सकते हैं, अगर हमें मोल पता चल गया तो मोल से नंबर निकाल सकते हैं, मोल पता चल गया तो मोल से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मोल पता चल गया तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? चार्ज। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है और संयोग से हमें इसने बोल भी रखा हुआ है कि मोल निकालिए, तो अगर ना भी बोला होता तब भी हमें मोल निकालना ही पड़ता। ठीक है, तो चलो हम पहले मोल को कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर हमारे पास STP भी वॉल्यूम दे रखा हुआ है तो क्या यहाँ से हम देखो सीधे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मोल इक्वल टू हमारे पास क्या होता है भाई गिवन वॉल्यूम कहाँ पे भाई एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ बताओ अगर यहाँ से हमें मोल निकालने के लिए बोल रहा है तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम कितना गिवन है 2.8357 और संयोग से इसने क्या दे रखा हुआ है वॉल्यूम लीटर में दे रखा हुआ है, तो यूनिट भी हमारा सेम मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो क्या हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर पा रहे हो? यहाँ से मोल सब लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे देखना है। तो वैल्यू देखोगे तो ये लगभग हमारे पास आता है 0.127 मोल। सही है, चलो आगे देखते हैं। तो मोल हमारे पास आ गया और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बताओ मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं? चलो यहाँ देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मोल के फॉर्मूले से बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? वेरी गुड, याद है सबको फॉर्मूला क्या होता है भाई? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। बताओ मोल हमारे पास कितना दे रखा हुआ है 0.125 और Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, समझ में आया सबको? अच्छा, अगर इसको नंबर ऑफ एटम पूछता तो क्या करते? मॉलिक्यूल दे रखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम पूछता तो क्या करते? बस एक लाइन में दिखना है यहाँ पे। देखो ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल लोगे तो कितने एटम आ रहे हैं? ऐसे 2 एटम आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या निकाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो क्या करते? इसका डबल कर देते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इस इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे तो इसका डबल कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे टैकल करते हैं। चलो देखो, एक
फिर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रोटीन ए कंटेनिंग 0.30% ऑफ ग्लाइसिन। देखो यहाँ पे ग्लाइसिन जो होता है, अगर ग्लाइसिन को देखोगे तो ग्लाइसिन हमारा क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो कह रहा है कि एक प्रोटीन है जिसके अंदर अमाइनो एसिड ग्लाइसिन पाया जा रहा है। तो जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, ठीक। तो उसी में वो ये बातें कर रहा है कि हमारे पास प्रोटीन ए है, उसके अंदर ग्लाइसिन पाया जा रहा है और ग्लाइसिन का परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, 0.30%। और इस ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट भी इन्होंने दे रखा हुआ है 75। ये कहना चाह रहे हैं द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन ए इज, ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा देखो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का ये जो वर्ड होता है, टर्म, इसका क्या मतलब होता है कि मान लो हमारे पास कोई, अगर इसी प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो हमारे पास कोई प्रोटीन ए है और उसके अंदर एमाइनो एसिड ग्लाइसिन पाया जा रहा है, ठीक। तो हम ये मान के चलते हैं डेटा के हिसाब से कि ग्लाइसिन हमारे पास केवल एक ही है, यानी एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के अंदर हम कितना मिनिमम ग्लाइसिन मान के चल रहे हैं, एक ग्लाइसिन मान के चलते हैं। उस केस में हम इस ग्लाइसिन से के डेटा से जो भी हम प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लाइसिन से, ठीक। तो अगर हमें ये पूछा कि प्रोटीन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताइए, मिनिमम वर्ड अगर लगा दिया, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इसको बनाने वाला जो ग्लाइसिन है, यानी प्रोटीन ग्लाइसिन से मिलकर बना हुआ है मान लो, तो ग्लाइसिन का कितना मॉलिक्यूल हुआ, तो पूरे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक, ठीक। तो अगर एक ही हमारे पास ग्लाइसिन है तो उससे हम जो भी कैलकुलेट करके प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। चलो, तो हमें यहां से वैल्यू हमें पता करना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे देखो डेटा, देखो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, क्या ये परसेंटेज कंपोजिशन का डेटा लग रहा है, लग रहा है बच्चों। चलो देखो, तो हम यहां से देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं, इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, इनटू 100, ठीक है। तो देखो ये जो डेटा दे रखा हुआ है कि ग्लाइसिन का परसेंटेज कितना दे रखा हुआ है, 0.3%। इसका मतलब ये क्या है, इसका परसेंटेज कंपोजिशन, और हमें मास ऑफ द एलिमेंट चाहिए। तो मास ऑफ एलिमेंट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, तो ग्लाइसिन हमारा एलिमेंट है, कह सकते हो। ये हमने ग्लाइसिन को क्या माना है, एलिमेंट। और यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को हमने क्या माना हुआ है, कंपाउंड, ठीक है। तो इस एलिमेंट का हमें मास किसके फॉर्म में दे रखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट में और मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में, और हमें क्या चाहिए, किसका मास, कंपाउंड का मास चाहिए, ठीक है। तो सारा डेटा हमें इसके हिसाब से मिला हुआ है, हम इसकी वैल्यू रखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, तो मास ऑफ द एलिमेंट कितना दे रखा हुआ हमारे पास, बोलो भाई, 75, डिवाइडेड बाय परसेंटेज कंपोजिशन कितना दे रखा हुआ है, 0.3, इंटू कितना है भाई, 100। सही है भाई, कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, करेक्ट, सबको समझ में आई। चलो आगे हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे देखो ये दे रखा हुआ है
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रस्ट ग्रीन लीफ वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ mg ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितना दे रखा हुआ है 48 ppm। क्लियर है? तो देखो क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा प्लांट्स वगैरह में लीफ पाई जाती है, तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो मेनली किसकी वजह से होता है, ग्रीन लीफ की ग्रीननेस किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब क्लोरोफिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल्स पाया जाता है, ठीक है, वो कौन होता है, मैग्नीशियम आयन। तो यही वो कहना चाह रहा है कि अगर हमने ग्रीन लीफ को लेकर के हमने उसके क्लोरोफिल को निकाला और क्लोरोफिल को हमने क्या कर दिया, सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, उसका हमने सोल्यूशन कितना बनाया है, 2 लीटर सोल्यूशन, और उसमें हमें मैग्नीशियम आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, 48 ppm। ठीक है, यहां तक बात समझ में। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ mg इन द सोल्यूशन। देखो बच्चों, फिर से इसने क्या पूछा हमें, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। अगर हमसे नंबर पूछा है, बताओ हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बोलो जल्दी, क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरी गुड, क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल ऑफ द मैग्नीशियम आयन। अगर हमें कहीं से मैग्नीशियम आयन का मोल मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है, सही भाई। अच्छा ठीक है, अब हमें मोल कैसे पता चलेगा, तो वापस से देखते हैं। अगर हमें किसी तरीके से मैग्नीशियम का मास पता चल जाए तो क्या हम उससे मोल निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मास, मास से क्या निकालेंगे, मोल, और मोल से फिर क्या निकालने वाले हैं, नंबर। अब ये जो सिलसिला है वो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वो देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ppm में, तो कॉन्सेंट्रेशन ppm, ppm का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, ये को कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर पार्ट्स पर मिलियन है, इसको अगर हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करें तो हमें पता चलता है ये होता है मास ऑफ द एलिमेंट। अब मास ऑफ एलिमेंट हमें जो भी लेना होगा वो किस में लेना होगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज यहां पे बच्चों ध्यान रखना है कि जो हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे वो हमें वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, ml के अंदर, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर ऑफ 6। अब 10 टू द पावर ऑफ 6 हमने ये क्यों लगाया, क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि देखो ppm का जो मीनिंग होता है वो यही होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यही होता है कि अगर हम 1 मिलियन किसी सब्सटेंस के अंदर हम किसी दूसरे सब्सटेंस का जो भी अमाउंट हमें कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ppm से। यानी अगर हम किसी एक सब्सटेंस का हम 1 मिलियन लेकर के उसके अंदर किसी अदर सब्सटेंस को अगर हम चेक करेंगे कितना उसका अमाउंट है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो अगर 1 मिलियन को हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में या कह सकते हो कि 10 की पावर में देखें तो कितनी वैल्यू आती है, 10 की पावर ऑफ 6। ठीक, तो हम बहुत डेप्थ में नहीं जाते हुए हम थोड़ा इस फॉर्मूले को जल्दी जल्दी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ppm का फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीशियम आयन है वो हमारा क्या है, एलिमेंट। ठीक है, सही है भाई। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द एलिमेंट। बोलो क्या हम बोल सकते हैं, मास ऑफ द मैग्नीशियम आयन। ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इन ppm इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भाई, ml में, और डिवाइडेड बाय, हमें क्या रखना है भाई, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 6। सही है, सही बच्चों। चलो देखो, तो वैल्यू रखो जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमारे पास ppm में कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा हुआ है, 48, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा हुआ है, 2 लीटर। बताओ 2 लीटर वॉल्यूम को हम ml में चेंज करेंगे कितना होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 6। सही है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो तो एक बार उसको ध्यान से देखना है, अगर जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो एक बार उसको कोशिश करना है फिर से देखने की। ठीक, तो अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम आयन का जो भी मास आने वाला है वो लगभग आएगा 96। इसको सॉल्व करोगे तो 96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 ग्राम। सही है,
तो ये हमारे पास मास आ जाता है किसका, मैग्नीशियम आयन का। अगर हमारे पास मास आ गया है तो क्या हम यहाँ से मैग्नीशियम आयन का मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम मेटल। तो मोल कैसे निकालेंगे, जो मास हमारे पास आया है डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास। तो मास हमारे पास कितना है 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, बताओ इसका एटॉमिक मास कितना है 24। ठीक है, तो कितना टाइम जा रहा है ये 4 टाइम। कैलकुलेशन तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक, तो ये हमारे पास कितना मोल आ गया 4 इंटू 10⁻³ बताओ अगर हमारे पास मोल आ गया तो क्या हम मोल से नंबर निकाल सकते हैं। तो मोल हमारा क्या हो जाएगा, तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, हमें क्या पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो हम यहाँ सीधे नंबर निकाल लें, तो नंबर हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो वैल्यू रख लोगे 4 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मोल निकाल सकते हो। तो मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन क्या हो जाएगा, मोल इंटू Na। मोल हमारे पास कितना आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हो, हमारे पास नंबर निकल जाएगा मैग्नीशियम आयन। ठीक है, चलो तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है यहाँ पे कि SO2Cl2 on reaction with excess of water result into acidic mixture SO2Cl2 plus 2H2O। ये इसका संयोग से हमें क्या दे रखा हुआ है, रिएक्शन भी दे रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें समझना है इसको। तो SO2Cl2 प्लस 2H2O और ये बना रहा है H2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन दे रखा हुआ है। ठीक है, चलो कह रहा है कि ये रिएक्शन कर रहा है SO2Cl2 वाटर से और ये हमारे पास दो एसिड मिल रहे हैं। कह रहा है कि रिजल्टेंट इनटू द एसिडिक मिक्सचर। तो ये एसिडिक मिक्सचर हमारे पास है एसिडिक मिक्सचर, और कह रहा है कि 16 मोल ऑफ किसका भाई NaOH इज रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर। अब ये जो एसिडिक मिक्सचर है इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, NaOH की। और NaOH का कितना मोल हमने यूज किया हुआ है 16 मोल। यानी इस एसिडिक मिक्सचर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने NaOH का कितना मोल लगाया है 16 मोल। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ये कि नंबर ऑफ मोल किसका SO2Cl2 बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसको हम सॉल्व करने का हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है कि अगर हमारे पास NaOH का जो मोल मिला हुआ है उससे अगर हम किसी तरीके से H2SO4 और HCl का मोल कैलकुलेट कर लें। ठीक, अगर मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके मोल की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं SO2Cl2 का मोल। तो थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस और लेंदी प्रोसेस है। अच्छा, इस चीज को हम शॉर्टकट में हम यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट या कह सकते हो कि अनदर मेथड जो हमारा बहुत ही परफेक्ट मेथड होता है, बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए हमारा काम आसानी से हो सकता है। कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है बच्चों कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विवेलेंस क्या होता है सेम। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें डेटा किसका दिया हुआ है और किसका पूछ रहा है। तो NaOH का दे रखा हुआ है और किसका पूछ रहा है SOCl2 का हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करें पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ SO2Cl2। ठीक, क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए मोल और हमें डेटा किसका पता करना है H2SO4 या HCl का।
अगर ये पता हो जाए तो हम इसकी मदद से SO2 के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इधर डायरेक्टली दिया नहीं है। लेकिन हाँ, इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन किससे दिख रहा है? NaOH से दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब हम NaOH को भी एक तरीके से रिएक्शन में इन्वॉल्व मान रहे हैं। बोलो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि SO2Cl2 से हमने क्या बनाया है? H2SO4 और HCl, ठीक। लेकिन ये किससे रिएक्शन कर रहा है? NaOH से। तो या तो अगर हमें कोई H2SO4 HCl की इंफॉर्मेशन दे दो तो हम SO2Cl2 के बारे में बता सकते हैं। चलो, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हम ये किससे रिएक्शन करने वाले हैं? NaOH से कर रहे हैं। यानी NaOH भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है कि नहीं? तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से रिएक्शन में इन्वॉल्व जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट होंगे सबका इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्वल होता है। सही है। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं क्या कि इक्विवेलेंस ऑफ SO2Cl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ वाटर, और दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ किसके? NaOH के। तो हमें मतलब किससे है? जो गिवन डेटा है और जो पूछ रहा है। तो गिवन डेटा किसका है? NaOH का। पूछ कौन रहा है? किसको रहा है? SO2Cl2 को। तो हम यहां पे इक्विवेलेंस किसकी बीच अप्लाई करेंगे? SO2Cl2 और इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? चलो, अच्छा, इक्विवेलेंस के केस में एक बार बताओ मुझे, मैंने इसके पहले वाली क्लास में कुछ इक्विवेलेंस रिलेटेड मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। तो इक्विवेलेंस के मैंने 4 फॉर्मूले बताए। अब सवाल उठता है इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंस के फॉर्मूले को थोड़ा सा एक बार जल्दी देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला हमारा था नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, दूसरा था इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, यानी वैलेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास इक्विवेलेंस होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और लास्ट में होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब इन चारों फॉर्मूले में से बताओ कौन सा फॉर्मूला हम इक्विवेलेंस का इन दोनों के केस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम पता करेंगे गिवन डेटा से। बताओ NaOH का क्या दे रखा हुआ है? मोल, और हमसे SO2Cl2 का क्या पूछ रहा है? देखो, नंबर ऑफ मोल, यानी हमें मोल का डेटा दे करके मोल के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब बताओ इसमें से इक्विवेलेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करें? क्या मोल वाला यूज करें क्या? वेरी गुड, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। बताओ उसके हिसाब से मोल बताओ क्या हो जाए वहाँ मोल वाला फॉर्मूला। तो मोल इनटू इसका क्या हो जाए, क्या चाहिए हमें? एन फैक्टर, और NaOH के लिए भी क्या चाहिए इसका? मोल इनटू एन फैक्टर। ठीक है, चलो, तो हमें NaOH का तो मोल पता है, मोल कितना दे रखा हुआ है? 16। और NaOH क्या होता है? बेस। और ये बेस कैसा है कि इसमें एक OH माइनस निकल रहा है। तो किसी बेस के लिए अगर हम नॉर्मली देखें, किसी बेस के लिए अगर हम एन फैक्टर निकालना चाहें तो वो बेस कितना OH माइनस रिलीज कर सकता है, उससे हम पता करते हैं। तो ये कितना रिलीज कर रहा है? 1। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। अब चलो, इसका तो हमें मोल पता करना ही है, लेकिन इसका हमें एन फैक्टर नहीं पता है SO2 का। तो ये एन फैक्टर हम कैसे पता करेंगे? तो वापस आओ रिएक्शन पे। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन पे वापस आओ, रिएक्शन पे वापस आओ। देखो कैसे करना है। यहां पे देखो, अगर हम सल्फर की बात करें, ठीक, तो पहले इस SO2Cl2 के अंदर सल्फर और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या मिल रहा है हमें। तो देखो कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब कि ये सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और किससे ले रहा है? क्लोरीन से। ठीक, तो बताओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। ठीक है, तो बदले में बताओ सल्फर और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। वेरी गुड, बताओ कितने माइनस ऑक्सीजन ले रहा है? क्या एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, और 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? 4 माइनस। तो क्या ये -4 की कंडीशन में है? अगर ये -4 है तो बताओ सल्फर और क्लोरीन को मिला के कितना होना चाहिए? +4। दोनों को मिला करके बताओ एक क्लोरीन के पास कितना प्लस बन सकता है ज्यादा से ज्यादा? 1। तो 2 क्लोरीन पर कितना प्लस? 2 प्लस। ठीक है, अब बताओ सल्फर के ऊपर फिर कितना बनेगा? +2। सही है भाई, समझ में आ रही बात? चलो, तो यहाँ पे हम एक क्लोरीन के हिसाब से हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। 2 क्लोरीन के तो समझाने के लिए मैंने बताया तुम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। ठीक है, अब चलो रिएक्टेंट से हम लोग आते हैं प्रोडक्ट पे। बताओ प्रोडक्ट के केस में H2SO4 पे सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना होगा? +6। उम्मीद है सबको पता होगा। HCl के केस में देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन कितना है? -1। ठीक है, अब बताओ
क्या हम यहां से चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं क्या? बताओ सल्फर का क्या हो रहा है भाई, +2 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। बताओ इसमें चेंजेस कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है कि नहीं भाई? बताओ अगर चेंजेस 4 का हो रहा है तो इसका n फैक्टर अगर हमें निकालना चाह रहे हैं सल्फर के हिसाब से n फैक्टर, तो क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 4 इंटू नंबर ऑफ एटम। तो सल्फर का कितना एटम है, 1। बताओ कितना हो गया, n फैक्टर 4। चलो अब क्लोरीन के हिसाब से देखो, क्लोरीन के हिसाब से, क्लोरीन के हिसाब से देखो, तो देखो क्लोरीन यहाँ पे +1 में है और यहाँ पे क्या जा रहा है, -1 में। बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। बोलो तो यहाँ से n फैक्टर बताओ, n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम। कितने नंबर ऑफ एटम क्लोरीन के, 2। कितना हो गया, 4। तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी हमें n फैक्टर कितना मिल रहा है, 4। रिडक्शन से भी कितना मिल रहा है, 4। तो हमें दोनों में से किसी एक को लेना होगा, या तो ऑक्सीडेशन का या तो रिडक्शन का। अच्छा हाँ, अगर इसी तरीके से अगर किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता और उसी एलिमेंट का क्या हो रहा होता, रिडक्शन, तो ये क्या कहलाता, डिसप्रपोर्शनेशन। उस केस में n फैक्टर को हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग एलिमेंट के केस में हमें मिल रहा है। इस वजह से हम दोनों में से किसी एक को हम एक बार में ले सकते हैं। बताओ किसी एक को लें तो एक के हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल n फैक्टर हमें कितना मिल रहा है, 4। बताओ तो हम वापस आओ यहाँ पे, तो मोल इंटू n फैक्टर था SOCl2 के लिए, तो मोल तो हमें कैलकुलेट करना है, n फैक्टर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, मोल इंटू 4 इक्वल टू 16 इंटू 1। सही है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। चलो वेरी गुड, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। चलो देखो, ये रिएक्शन दे रखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन दे रखा कह रहा है, कंसिडर द एबव रिएक्शन एंड लिमिटिंग रेंजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली। देखो ये लिमिटिंग रेजेंट का सीधे सीधे केस हमसे पूछ भी रहा है कि लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होने वाला है। अगर ये ना भी पूछता तो क्या हम लिमिटिंग रेजेंट का केस स्टडी कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन देखना होगा कि N2 + 3H2 क्या बना रहा है, 2NH3। ठीक है, चलो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, व्हाट इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या होता है भाई, किसी बैलेंस रिएक्शन में, ध्यान रखना किसी बैलेंस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले जो भी नंबर यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर इसका सीधा सीधा मतलब देखा जाए तो ये किसी बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल का सिंपलेस्ट रेशियो होता है। किसका रेशियो, मोल का। ठीक है, चलो तो स्टाइकियोमेट्री बताओ, इसके पहले कितना नंबर है, 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे हमें मास दे रखा हुआ है तो पहले हम मास देख लेते हैं। ठीक है, तो बताओ इनका गिवन मास नाइट्रोजन का कितना है 20 ग्राम और हाइड्रोजन का कितना है 5 ग्राम। बताओ क्या अगर हमें मास मिल रखा हुआ है तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं। बताओ मोल कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय N2 का हमारे पास मोलर मास क्या हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा भाई, बोलो भाई 28। अच्छा इसको देखो, इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 डिवाइडेड बाय 2। सही है भाई, ठीक। चलो एक बार इसको ध्यान से समझो और देखो कि कितनी वैल्यू इसकी आ रही है। सबको समझ में आ रहा है, बताओ। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका मोल हमारे पास कितना आएगा, लगभग 0.714 और इसका कितना मोल आने वाला है 2.5। ठीक है, ये मोल इसका आ गया। अच्छा मोल हमारे पास आ गया तो क्या हम यहां से लिमिटिंग रेजेंट पता कर सकते हैं।
देखो लिमिटिंग रीजन पता करने का हमारे पास दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो और गिवन मोल को देखो। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में रेशियो देखो, रेशियो किसका रेशियो देखना है हमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो देखो कितना रेशियो देख रहा है, 1:3। अगर ये रेशियो जो स्टोइकियोमेट्रिक का है यही मोल का रेशियो अगर हमें मिल जाता है तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाता है, सिंपल केस, नॉर्मल केस, कोई लिमिटिंग रीजन नहीं। लेकिन अगर ये जो रेशियो दे रखा हुआ है और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का और जो मोल का रेशियो है अगर वो डिफरेंट हो जाता है, इसका मतलब ये किसका केस, लिमिटिंग रीजन का। क्लियर है? ठीक, तो बताओ सबसे पहले यही पहचानो कि लिमिटिंग रीजन का है कि नहीं। देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:3, 3 टाइम्स है इसका। क्या ये इसका एग्जैक्टली 3 टाइम बन रहा है क्या, नहीं, 3 टाइम से कम है। ठीक है, इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो सेम नहीं है। तो रेशियो सेम नहीं होने की वजह से कैसा केस हो गया, लिमिटिंग रीजन का। अब हम यहां से देखते हैं कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रीजेंट होने वाला है, लिमिटिंग रीजेंट। तो बच्चों लिमिटिंग रीजन को पता करने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, मोल बाई स्टोइकियोमेट्री, मोल बाई स्टोइकियोमेट्री। तो अगर हमारे पास देखा जाए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से हमें पता करना है कौन लिमिटिंग रीजन, तो दोनों का हमें मोल दे रखा हुआ है, दोनों का हमें स्टोइकियोमेट्री पता है। बताओ अगर हम यही फॉर्मूला हम अप्लाई करें नाइट्रोजन के लिए, बताओ क्या निकलने वाला है, मोल है 0.712 14 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1। और अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखें तो इसका हमारे पास मोल कितना है 2.5 और डिवाइडेड बाय क्या है 3। सही भाई, बोलो यार। अच्छा इन दोनों में अगर सॉल्व करोगे तो बताओ ये कितना आ रहा है 0.714 और ये कितना आ रहा है लगभग 0.8, लगभग आ रहा है। ठीक है 0.83। बताओ इनमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है, ये, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और इसके अलावा जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो पहला हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, कौन सा, कि लिमिटिंग रीजन बताइए, कौन है भाई, नाइट्रोजन। क्लियर है, नाइट्रोजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजन। अच्छा अगर लिमिटिंग रीजन के बाद पता चल गया तो उससे हमारा होगा क्या, देखो किसी रिएक्शन के अंदर जिसमें लिमिटिंग रीजन का केस बनता है तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। इवन प्रोडक्ट भी नहीं, जो लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा जो कुछ बचा हुआ है, जो कोई और हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो भी कितना यूज होगा। कहना क्या चाह रहा है, समझो एग्जांपल से। जैसे अगर हमारे पास नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब ये तो पहले खत्म होने वाला है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए। तो अगर नाइट्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है इसका मतलब पहले खत्म हो जाएगा। तो बताओ हाइड्रोजन तो बचेगा ना, तो हाइड्रोजन का कितना यूज होने वाला है रिएक्शन में, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन। अच्छा अगर अमोनिया कितना बनेगा, तो जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे उतना ही तो अमोनिया बनेगा। तो अगर नाइट्रोजन पहले खत्म हो गया तो हाइड्रोजन जितना ढेर सारा है उसमें से कुछ तो कंज्यूम हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जितना कंज्यूम होगा उसी से तो अमोनिया बनेगा। इसका मतलब कि लिमिटिंग रीजन क्या डिसाइड कर रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को भी। तो रिएक्टेंट, अगला रिएक्टेंट कितना यूज होने वाला है और प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ये दोनों किसके कंट्रोल में आ जाते हैं, लिमिटिंग रीजन के कंट्रोल में। ठीक है, तो अब हम प्रोडक्ट किससे देखने वाले हैं कि लिमिटिंग रीजन से कितना प्रोडक्ट बन रहा। ठीक, तो हम यहां से देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग रीजन से हमारा कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कितने मोल्स ऑफ NH3 फॉर्मेशन होने वाला है। तो देखो लिमिटिंग रीजन हमारा क्या है, N2। प्रोडक्ट हम किससे बनाया, क्या बनाया हमने, अमोनिया। ठीक है, तो हम बस लिमिटिंग रीजन और प्रोडक्ट के बारे में रिलेशन देखेंगे। ठीक, बताओ स्टोइकियोमेट्री देखो पहले। तो 1 मोल अमोनिया से, 1 मोल नाइट्रोजन से हमें अमोनिया कितना मिल रहा है, 2 मोल। बताओ हमारे पास लिमिटिंग रीजन का मोल कितना दे रखा हुआ है, 0.714 मोल। तो इससे कितना मिलेगा, तो 2 × 0.714 मोल। ये समझ में आ रहा है सबको, ये समझ में आ रहा है सबको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिमिटिंग रीजन से क्या डिसाइड किया है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। यहां तक सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11।
देखो यहाँ पे हमें दे रखा हुआ है कि कंसिडर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखा हुआ है और इस रिएक्शन को कह रहा है इसमें द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3। तो हमसे कह रहा है ये कि ये रिएक्शन है, तो पहले हम रिएक्शन को थोड़ा बाहर निकाल लें क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। प्लस 3KCl इज इक्वल टू Cl2 प्लस NOCl प्लस H2O और प्लस 3KNO3। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि कितना HNO3 हमें अमाउंट रिक्वायर्ड है, जरूरत है और कितना KNO3 को बनाने के लिए। तो KNO3 का कितना हमें बनाना है 110 ग्राम, तो उसके लिए हमें कितना HNO3 की रिक्वायरमेंट है ये हमसे पूछ रहा है। देखो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, तुम लोगों को पहले से पता है। पहले हम क्या निकालने वाले हैं भाई, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या होता है भाई, ये जो रिएक्शन बैलेंस्ड है, दिख रहा है सबको। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके पहले डिजिट लिखा हुआ है उसी को हम नोट करेंगे। अच्छा, हम शॉर्ट इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट में, क्योंकि बहुत लेंथी नहीं जाना चाह रहे, ठीक, तो शॉर्टकट में अगर हम देखा जाए तो पहले हम यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दें, तो 4 3, इसका कितना 1, इसका कितना 1, इसका 2, इसका कितना 3। हमें देखो किसका दिया हुआ है डेटा, किसका डेटा दे रखा हुआ है KNO3 का, पूछ किसका रहा है HNO3 को। तो हम बाकी सबको हटा दे रहे हैं, हम डेटा किसको बस ले रहे हैं HNO3 और KNO3 को शॉर्टकट के में, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा देखो, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है इसका 4 मोल, इसका 3 मोल दे रहा है। इसका मतलब देखो, जब कभी भी किसी बैलेंस रिएक्शन में हमें स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को यूज करना हो, बैलेंस रिएक्शन के अंदर स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन डेटा दिया हो उससे हम पहले मोल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल, गिवन डेटा से। बताओ यहाँ पे गिवन डेटा में क्या दे रखा है हमें 110 ग्राम ऑफ KNO3। इसका मतलब हम क्या KNO3 का मोल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मोल ऑफ KNO3, मोल ऑफ KNO3, ठीक है। तो मोल ऑफ KNO3 क्या हो जाएगा, मोल इस KNO3 का मास कितना है 110, ठीक है। और अगर हम KNO3 का मोलर मास देखें तो हमारे पास क्या आता है 101। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, बोलो भाई, ठीक है। तो ये हमारा पास क्या आ गया इसका मोल। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 1.089 मोल, ठीक है। चलो अब हम डेटा यहां से देखते हैं। देखो हमें किसको देखना है, HNO3 और KNO3 को। तो एक बार हम इसको रिवर्स डेटा देखें, क्यों, क्योंकि हमें ये डेटा दे करके प्रोडक्ट का हमसे रिएक्टेंट जानना चाह रहा है। तो यहां से हम इसको कैलकुलेशन थोड़ा कर रहे हैं कि अगर 3KNO3 है, अगर हमें पाना है 3KNO3, तो हमें उसके लिए HNO3 कितना चाहिए 4HNO3। सही है भाई, क्लियर है भाई। तो बताओ हमारे पास इसका कितना मोल है 1.089 मोल। तो इससे हमें इसका कितना मिलने वाला है, तो 4/3 इंटू 1.089 मोल ऑफ HNO3 होगा कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास लगभग कितना मोल आने वाला है 1.452 अप्रॉक्स, ये वैल्यू आने वाली है। तो इतना मोल हमें किसका मिल गया HNO3 का। अच्छा, अगर हमारे पास मोल मिल गया तो क्या हम यहाँ से मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोल मिल गया तो क्या यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये अमाउंट जानने के लिए बोल रहा है ना, कितना अमाउंट है, बोलो भाई, आ रहा है सबको समझ में, ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। बताओ अगर हमें मोल पता चल गया तो मास निकाल सकते हैं। बताओ मास क्या होता है, मास इक्वल टू होगा मोल इंटू मोलर मास, होगा कि नहीं। तो मोल हमारे पास कितना आ चुका है 1.452 अप्रॉक्स, और इसका मोलर मास निकाल लोगे। उम्मीद है सबको मोलर मास निकालने आता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके इसका आंसर हम पता कर सकते, ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सॉल्यूशन 0.02 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HBr
required to neutralize 10 ml of 0.01 molar aqueous BOH twice is। तो हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास HBr का एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितना दे रखा हो 0.02 मोलर। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या लिया हुआ है BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा हुआ है, इसकी हमें क्या दे रखा हुआ है मोलरिटी। ठीक, तो देखो जब कभी भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो याद रखना है हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कि एसिड का न्यूट्रलाइजेशन किससे हो रहा है बेस से, या बेस का न्यूट्रलाइजेशन किससे हो रहा है एसिड से। तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन को कैसे लिखते हैं HBr प्लस BaOH ट्वाइस। जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे इस तरह का प्रॉब्लम दे तो याद रखना है हम इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहा है HBr प्लस BaOH ट्वाइस, ये रिएक्शन बन गया। अब देखो अगर हमारे पास रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनना है उसको छोड़ो, हमें प्रोडक्ट से भी मतलब भी नहीं, ठीक है। तो देखो बस अगर ये रिएक्शन के फॉर्म में आ गया तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अगर रिएक्शन जब तक हमारे पास नहीं आएगा तब तक उसके ऊपर हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंस ऑफ HBr इक्वल टू क्या कहेंगे भाई, इक्विवेलेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब हमें इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हमने अभी इसके पहले स्लाइड में हमने बताया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें क्या क्या दे रखा हुआ है मोलरिटी, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे मोलरिटी। तो मोलरिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ डेटा याद आ रहा है, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला हम इक्विवेलेंस के लिए यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा HBr हमारे पास है एक कंपाउंड, इसके लिए हम नॉर्मेलिटी 1, ठीक है, नॉर्मेलिटी 1 वॉल्यूम 1 ले लें, और BOH के लिए क्या लेंगे नॉर्मेलिटी 2 वॉल्यूम 2, ठीक। तो इक्विवेलेंस का हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का। कैसे पता चला, क्योंकि डेटा जो दे रखा है उसके हिसाब से हमने निकाला हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि हमें यहाँ पे तो मोलरिटी दे रखा हुआ है, हमें और यहाँ पे क्या चाहिए नॉर्मेलिटी। तो क्या हमें मोलरिटी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है भाई, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू V1 इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा मोलरिटी इनटू n फैक्टर इनटू V2, ठीक है। तो क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी 1 और यहाँ पे नॉर्मेलिटी 2 लिखा हो तो मोलरिटी 1 मोलरिटी 2। चलो अब इसकी मोलरिटी बताओ कितना दे रखा हुआ है 0.02। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है HBr एसिड है, HBr एसिड है, तो बताओ इसका n फैक्टर कितना होगा। तो एसिड का n फैक्टर कितना हो, कैसे निकालते हैं भाई, जितना वो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, कितना रिलीज कर सकता है ये सिर्फ एक, इस वजह से का n फैक्टर क्या हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका वॉल्यूम हमें निकालना है V1, ठीक। बताओ इसके लिए अगर देखा जाए तो n फैक्टर कितना होने वाला है बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो ये बेस है, तो बेस का n फैक्टर कैसा होता है, जितना वो OH निकाल सकता है, कितना निकाल पा रहा है 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो मोलरिटी हमारे पास इसकी कितनी है भाई, बोलो जल्दी, 0.01 इंटू n फैक्टर कितना है 2, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा हुआ है 10 ml। क्या सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके क्या निकाल लेना है V1। क्लियर, सबको समझ, बहुत सिंपल है। तो जब भी कभी एसिड बेस का रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, और उसमें हम किसी एक का डेटा देकर कुछ और पूछे किसी और के बारे में, तो हमेशा याद रखना है कुछ भी पूछे तो ये अप्लाई क्या करना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहां से, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, कह रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबस्शन। देखो ये क्वेश्चन मेथेन के कंबस्शन का क्वेश्चन है। तो मेथेन का कंबस्शन, ठीक है, मेथेन का कंबस्शन, इसका मतलब एक टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में आता है स्टाइकियोमेट्री के अंदर कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है उसका कंबस्शन होता है तो हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन का क्या रिएक्शन होता है, ठीक, क्या बनता है उसके अंदर प्रोडक्ट और कितना मोल बनता है, ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। चलो उस फॉर्मूले को हम एक जनरलाइज फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन कोई है CXHY, X क्या है भाई कार्बन का नंबर, Y क्या है हाइड्रोजन का नंबर, प्लस इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं ऑक्सीजन से, ठीक। तो याद रखना है कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबस्शन रिएक्शन में, कंबस्शन मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो कंप्लीट रूप से यार कंबस्शन का अगर कोई रिएक्शन कर रहा है कोई हाइड्रोकार्बन, तो जितने भी कार्बन उसके पास है वो किस में चेंज हो जाएंगे CO2 में, और जितने भी हाइड्रोजन है वो किसके फॉर्म में चेंज हो जाएंगे वाटर के फॉर्म में, ठीक। अब हमें यहाँ पे रिएक्शन को क्या करना है बैलेंस। तो देखो ऑक्सीजन कितना यूज होगा, एक हम सिंपल सा फॉर्मूला दे रहे हैं X प्लस वाई बाई 4,
तो इतना ये मोल जो हमारे पास आने वाला है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का। या इसका कितना मोल मिलेगा, x मोल, और इसका कितना मिलेगा y/2, y/2। तो x और y क्या है, समझ में आया सबको। चलो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मीथेन, तो मीथेन का कंबस्शन करा रहे हैं, मीथेन का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। बताओ हमें क्या मिलेगा, CO2 और क्या, वाटर। क्लियर है। अब जल्दी से देखो थोड़ा सा, तो ऑक्सीजन में कितना, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 4, निकाल सकते हो। बताओ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलने वाला है 1 मोल, ठीक है, और वाटर कितना मिलने वाला है यहाँ से 2 मोल। बोलो भाई। अब बताओ ऑक्सीजन कितना मिलने वाला है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, y की वैल्यू कितनी होगी 4, तो y की जगह 4 रखोगे तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी 2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब वापस जाओ क्वेश्चन पे, कह रहा है कि 11 ग्राम ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने मोल ऑफ मीथेन चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या हम यहां से स्टोइकियोमेट्री पहले निकाल लें, 1 2 1 2। हमें डेटा किसका दे रखा हुआ है, CO2 का, पूछ किसके बारे में रहा है, मीथेन के, तो बाकी को हम छोड़ दें, बस हम किसको ले रहे हैं, CO2 और मीथेन को ले रहे हैं। बताओ CO2 का हमें क्या चाहिए, मोल। याद रखना कोई भी डेटा दे रखा हो हमें पहले इसको उससे क्या पता करना हो, मोल। तो CO2 का हमें क्या दे रखा हुआ है, मास। क्या हम इसका मोल पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो मोल ऑफ CO2 इक्वल टू, इसका मास कितना है 11 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 44, तो कितना हो गया ये 0.25 मोल। बोलो भाई, तो इसका मोल कितना हमें मिला हुआ है 0.24 मिला हुआ है। बताओ अगर इससे देखा जाए तो 0. अगर यहाँ पे रिएक्शन के हिसाब से तो मीथेन के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है 1 मोल। तो यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल को बनाने के लिए हमें मीथेन कितना चाहिए 1 मोल। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल रखा हुआ है 0.25, तो मीथेन का कितना हमें मिलेगा या कितना रिक्वायर्ड होगा 0.25। तो 0.25 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें मीथेन कितना रिक्वायर्ड होगा 0.25 मोल। सही, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। चलो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कह रहा है कंबस्शन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। चलो फटाफट हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया 24 के अंदर, सॉरी 24 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वजह से इसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा भी हमने मीथेन केस में देखा है, C6H12O6 प्लस O2, क्योंकि कंबस्शन रिएक्शन है इसका मतलब किसी रिएक्शन होने वाला है ऑक्सीजन से, क्या बनेगा भाई CO2 और वाटर। हालांकि इसने पहले भी अपने खुद से भी दे रखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बन रहा है। बताओ अगर हम इसका कंबस्शन रिएक्शन के हिसाब से बैलेंस करें रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 6, और ये हमारे पास कितना रखना पड़ेगा 6। बोलो भाई। अच्छा अब इस केस में देखो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गया है, तो अब इसको हम हाइड्रोकार्बन वाले फॉर्मूले से बैलेंस नहीं कर सकते, अभी हम इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो हमने कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखो 16, और इधर कितना है 6, सॉरी 12 है, इधर कितना है 6, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 18 ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल 18 ऑक्सीजन, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 ऑक्सीजन तो इसी के पास है, ग्लूकोज के पास, तो बचे कितने हमें, और कितना चाहिए, तो 12 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 तो हमने पहले ले रखा हुआ है, तो कितना ले रखे हैं 6, तो 6 O2 अगर लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस। अब सब कुछ बैलेंस से रिएक्शन। बोलो भाई, तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बताओ स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बताओ, इसका 1 मोल, इसका 6 मोल, इसका 6 मोल और इसका 6 मोल। सही है भाई। हमें क्या दे रखा हुआ है कि अगर हमें कंबस्शन कराना है ग्लूकोज का, तो हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है हमसे, और हमें मास किसका दे रखा हुआ है 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का मास हमें दे रखा हुआ है। अब उससे हमें ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो जो मास दे रखा हुआ है क्या उसे हमें मोल निकालना पड़ेगा, बिना मोल निकाले हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बताओ यहाँ से अगर मोल निकालना चाहें तो किसका मोल निकालेंगे भाई, जिसका मास दे रखा होगा, तो मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या होगा 900 ग्राम डिवाइडेड बाई 180, मोलर मास इसका होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5 मोल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो गिवन मोल हमारे पास ये कितना आता है 5 मोल है,
बताओ अगर ये 1 मोल से कितना मोल है, मोल हमें रिक्वायर्ड है, इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल, तो इसके 5 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 30 मोल। तो 30 मोल हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन का मोल। ठीक है, ऑक्सीजन का मोल 30 मोल। बताओ हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए। तो मोल अगर हमारे पास है मोल ऑफ ऑक्सीजन 30, तो मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ जल्दी, तो क्या होता है मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का मास, तो मास ऑफ O2। ठीक, तो मोल इसमें इसका कितना है 30, अब मोलर मास कितना होगा 32। कैलकुलेट कर सकते हो, तो मास हमारा आ जाएगा किसमें, ग्राम के अंदर। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो? ठीक, तो एक बार दोबारा देख लेना है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट हमारे पास है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट HTP बाय ट्रीटिंग 2.4 ग्राम मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये कह रहा है कि अगर मैग्नीशियम हमारे पास कोई मेटल है, मैग्नीशियम मेटल हमारे पास है, किससे रिएक्शन कर रहा है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक, तो कितना हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उसका हमें वॉल्यूम बताना है। इसका मतलब ये भी एक रिएक्शन है। अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा कि मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज। चलो हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पे पहले। तो मैग्नीशियम अगर हमारे पास एसिड से रिएक्शन करने वाला है तो क्या पहले प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो इसने पहले बोल रखा हुआ हाइड्रोजन बनेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। अब बाय प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो देख लो। अच्छा एक बार बताओ, मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल अगर है तो इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि मेटल के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम को देखोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +2। अच्छा HCl में अगर आओगे तो HCl में अगर देखो तो हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे कितना होता है माइनस। बोलो अगर रिएक्शन होगा तो एक मैग्नीशियम के लिए हमें कितने क्लोरीन की जरूरत होगी, चार्ज को बैलेंस करते हुए बताओ। तो एक मैग्नीशियम के लिए हमें कितने क्लोरीन की जरूरत होगी, 2। तो बताओ हमें यहाँ पे 2HCl लेना पड़ेगा कि नहीं। अगर 2HCl लोगे तो देखो 2 हाइड्रोजन तो हमने यहाँ निकाल लिया, H2 फॉर्म में बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ से देखो क्या बचा हमारे पास, MgCl2। सही, ये हमारा रिएक्शन हो गया, रिएक्शन बैलेंस भी है। चलो अब स्टाइकियोमेट्री पे आ जाओ। स्टाइकियोमेट्री करा है, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल और इसका 1 मोल देगा। हमें किसका डेटा पूछ रहा है, हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, यानी हमें हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है और डेटा दिया किसका है 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम। तो हमें बाकियों से मतलब नहीं है, हम किसको बस लेंगे, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें देखो मैग्नीशियम का क्या दे रखा हुआ है, मास, और हमें वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, हाइड्रोजन का। कुछ भी पूछे डेटा पहले किस में देखना है हमें, मोल के अंदर। बताओ क्या हम यहाँ पे मैग्नीशियम का मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ मैग्नीशियम। बताओ मास कितना दे रखा हुआ है 2.4 डिवाइडेड बाय 24, 0.1 मोल। ठीक है, वापस आओ, अगर हमें गिवन मोल के हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीशियम का कितना मोल दे रखा हुआ है 0.1 मोल। बताओ इससे हमें हाइड्रोजन कितना मिलने वाला है। तो स्टाइकियोमेट्री पे आओ, स्टाइकियोमेट्री कह रहा है इसका 1 मोल, इसका कितना दे रहा है 1 मोल। तो बताओ अभी हमारे पास मोल कितना है 0.1, तो बताओ इसका कितना मोल मिलेगा 0.1। ठीक है, तो हमें मोल कितना मिल गया हाइड्रोजन का, मोल ऑफ H2 0.1। अच्छा ये सारी कहानी चल कहाँ रही है, HTP पे, देखो ये दे रखा हुआ है। ठीक है, और वैसे भी दे रखा हुआ लिबरेटेड एट द HTP बताइए। तो अब हम HTP पे आते हैं डेटा। देखो HTP पे अगर देखोगे एट HTP, तो याद करो हमने बताया था कि 1 मोल अगर हमने किसी गैस का ले रखा हुआ है HTP पे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बच्चों, 22.4 लीटर। कोई सा भी गैस हो 1 मोल अगर हमने लिया, वो भी इसमें, हालांकि ये इसमें आइडियल गैस को हम प्रेफरेंस देते हैं, हम रियल गैस को नहीं। तो आइडियल गैस का अगर 1 मोल लेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। बताओ हमारे पास हाइड्रोजन कितना मोल है 0.1 मोल, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 2.24 लीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आया, क्लियर। चल तो बच्चों आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर रोक रहे हैं और उम्मीद है आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए, सक्सेस हमारे कदम को हमेशा चूमेगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलने का वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।